का मसौदा होता है जिसे अनुमोदन हेतु सदन के पटल पर रखा जाता है। दोस्तों जैसे कोई विधेयक होता है, इसे हम सदन में रखते हैं, संसद में। हमारा अगला है विधेयक और अधिनियम के बीच क्या अंतर होता है। तो दोस्तों विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाने वाला विधायी प्रस्ताव का मसौदा होता है, जबकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक अधिनियम बन जाता है। दोस्तों जब कोई विधेयक हम लोकसभा में पहले पेश करते हैं, फिर उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है। दोस्तों जब राज्यसभा से पास हो जाता है, जब इसमें राष्ट्रपति जी सिग्नेचर करते हैं अपने, तो यह अधिनियम बन जाता है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। दोस्तों अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है पेश किए जाने के रूप में यह कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये दोनों प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। दोस्तों अगला प्रश्न है जिस विधेयक को किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे हम देखेंगे सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों जो सरकारी विधेयक होते हैं इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, और जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं इसे संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, परंतु जो सरकारी विधेयक होता है उसे केवल मंत्री ही वहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, परंतु जो गैर सरकारी होता है ये सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। जो सरकारी विधेयक होता है संसद द्वारा इसके पारित होने की पूरी उम्मीद होती है, परंतु जो गैर सरकारी विधेयक होता है इसके संसद में पारित होने की बहुत कम उम्मीद होती है। इसका नंबर 4 देखते हैं। संसद द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। दोस्तों अगर ये विधेयक संसद द्वारा अस्वीकृत हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, परंतु गैर सरकारी जो विधेयक होता है इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों जो सरकारी विधेयक होता है सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस होना चाहिए, परंतु जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं सदन में पेश करने के लिए ऐसे प्रस्तावों के लिए 1 माह का नोटिस होना चाहिए। अगर आप प्रस्ताव दे रहे हैं तो पहले 1 माह का नोटिस देना होगा। इससे जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं इससे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है, परंतु जो गैर सरकारी विधेयक होता है इसका निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा सरकारी विधेयक क्या होते हैं और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं। अगला प्रश्न है प्रक्रिया के अनुसार विधेयकों को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों प्रक्रिया के आधार पर चार उसमें विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रक्रिया के अनुसार विधेयकों में निम्न में से कौन शामिल होते हैं। तो दोस्तों साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक। तो इसका ऑप्शन ई सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। तो जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध दोस्तों इसमें शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं। तो दोस्तों ये लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है कि यदि प्रश्न उठता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 110(3) में कहा गया है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद में उपबंध किया गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अर्थात धन विधेयक को केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 109(1) में कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद में उपबंध है कि लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना आवश्यक है। दोस्तों ये अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है एक संसद द्वारा पारित विधेयक को दूसरा संसद अधिकतम कितने दिन रोक कर रख सकता है। दोस्तों 6 माह तक रख सकता है।
अगला प्रश्न, संसद के साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसके जो पहला कथन है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अधिकतम 1 वर्ष तक रोक कर रखता है। जैसे दोस्तों कोई हमने विधेयक लाए हैं हम और उसको लोकसभा में पास हो गया है, तो दोस्तों अगर राज्यसभा में वो पास नहीं हो रहा है तो कम से कम वो 1 वर्ष तक रख सकते हैं, 1 वर्ष के अंदर उनको पास करना ही होगा। इसका ऑप्शन बी है, संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोस्तों अगर कोई गतिरोध हो रहा है तो राष्ट्रपति बैठक बुला सकता है 110 अनुच्छेद 110 के तहत। दोस्तों हमारा ऑप्शन सी है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, जो उसकी अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों ऐसे जो होती है सभा, जैसे लोकसभा हुई तो उसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, राज्यसभा में जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो करते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों ये सही होगा ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही नहीं है। दोस्तों इसमें ऑप्शन पहला है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी है, संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो दोस्तों ये गलत है, अनुच्छेद 110 में इसको परिभाषित किया गया है। इसका ऑप्शन सी है, वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया, ये सही है। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी है, राज्यसभा वित्त विधेयक में सारभूत संशोधन कर सकती है, तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि वित्त विधेयक जो होता है दोस्तों उसमें लोकसभा में पारित किया जाता है। अगला है धन विधेयक। दोस्तों धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक यह विधेयक होता है जो अनुच्छेद 110(1) में उल्लेखित सभी या किसी एक विषय से संबंध रखता है। धन विधेयक को इंग्लिश में मनी बिल कहा जाता है। धन विधेयक, वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 में उल्लेखित किसी भी विषय के साथ साथ अन्य विषयों को भी संबंधित होते हैं। वित्त विधेयक में अनुच्छेद 110 के विषयों व मामलों के अलावा आने वाले वित्त वर्ष में किसी नए प्रकार के कर लगाने या कर में संशोधन आदि से संबंधित विषय उपबंध भी शामिल होते हैं। दोस्तों वित्त विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस नहीं भेजा जा सकता, ये कथन गलत है। दोस्तों अगर राष्ट्रपति सहमत नहीं है राष्ट्रपति की, तो वो दोबारा पुनर्विचार करने के लिए इस विधेयक को भेज सकते हैं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, तो ये सही है, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। दोस्तों विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। दोस्तों राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, अगर कोई विधेयक है वो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, फिर वो राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस पर सिग्नेचर ना करके अपनी जेब में भी रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक वीटो पावर होती है। इसका ऑप्शन डी है, विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए सदन को वापस भेज सकते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति की सहमत नहीं है तो वो भेज सकते हैं। हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 है, साधारण विधेयक के संबंध में सदन में कुल कितने वाचन होते हैं। तो दोस्तों 3 वाचन होते हैं साधारण विधेयक के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है जिससे होकर संसद में कोई साधारण विधेयक पारित होता है। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन ए है, पुनर्स्थापना, सैद्धांतिक चर्चा, खंडस विचार, प्रमाणीकरण, सहमति। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही है। अगर साधारण विधेयक को पारित करना है तो पुनर्स्थापन होता है, सैद्धांतिक चर्चा होती है, खंडस होता है, विचार, प्रमाणीकरण, सहमति होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। तो दोस्तों दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद उसको भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे कौन से विषय हैं जिसमें संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में भारत की संसद साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। तो दोस्तों राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं, उनके क्षेत्र बदलना, दोस्तों ये भी संसद कर सकती है। और दूसरा है राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, ये भी कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा सभी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों अकेली संसद द्वारा किया जा सकता है उपबंध। अगला प्रश्न है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विषय बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक।
अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों पहला है, संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी है, दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है, तो दोस्तों ये भी सही है। और ऑप्शन सी है, विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। विधेयक को राष्ट्रपति ना तो अपने पास रख सकता है, ना पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो डी है, सभी सही है। तो दोस्तों ये सही है। अगला है, संसद के दोनों सदनों में किसी धनेतर विधेयक संबंधी असहमति होने पर राष्ट्रपति बिल पर पुनर्विचार करने हैं तो दोनों सदनों पर संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक पारित होना होता है दोस्तों उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय वितरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों अनुच्छेद 112 के तहत पेश किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।